नमस्कार दोस्तों, बुक बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज तो कर ही रहे हैं, साथ ही टेस्ट सीरीज को भी देखते हुए चलते हैं। प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा। ये केजीएस का टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है। ये पहला टेस्ट है, तो हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। इनमें से हमको सही विकल्प चुनना है। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प कौन सा है, कूट को चुनना है। देखिए, अगर आपको खुद का मूल्यांकन करना है तो क्वेश्चन जो ये वीडियो है उस समय आप पॉज कर दें, आप खुद से सॉल्व करें, आंसर लिखें अपने ओएमआर शीट पर, उसके बाद देखें कि क्या सही आंसर है। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा, आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। हम तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा गलत है। तो पहला कथन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की उन्नत व्यवस्था थी। बात तो सही है, उन्नत नगर नियोजन इसका प्रमुख अभिलक्षण है। दूसरा, इस सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह भी बात सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी, जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तीसरा है, सिंधु घाटी के लोग लोहे के औजारों का प्रयोग करते थे। यह कथन हमारा गलत है, क्योंकि वहां कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। कांस्युगीन सभ्यता बोलते हैं ना उसको, कांसा, तांबा, इन सब का प्रयोग होता था, लोहा का नहीं होता था। चौथा कथन है, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार की खोज हुई। सही बात है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले हैं जो कि कोई धार्मिक कार्य के लिए प्रयोग किए जाते थे। तो इसमें देखिए सही कौन कौन सा हो गया, 1, 2 और 4, 3 गलत हो गया। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन ए, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? कांस्युगीन सभ्यता थी। यहाँ तांबा, कांसा, सोना, चांदी इन सब का प्रयोग तो मिलता है, लेकिन लोहा का प्रयोग नहीं मिलता है। दूसरा प्रश्न है कि महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम किस वंश का था? इस क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन है। एक आपसे पूछा जा सकता है कि किसने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। उसमें शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। यहां पूछा जा रहा है किस वंश का था, तो वंश देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चालुक्य वंश का। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनवी द्वारा, वो 1025 1026 ईस्वी में किया गया था। उस समय शासक थे भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश के थे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़े की पहचान करें। इसमें सही जोड़ा चुनना है। अलई दरवाजा, इल्तुतमिश, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, बलबन, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ऐबक, सिकंदर लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी। इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? तो सही जोड़ा सिर्फ एक है, ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी के द्वारा बनाया गया था। इब्राहिम लोदी कौन था? तो सिकंदर लोदी का पुत्र था। ये सिकंदर लोदी का पुत्र था, ठीक है। इनमें से ये तीनों गलत है। तो क्लियर हो गया कि सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी द्वारा बनाया गया था, जो कि उसके पुत्र थे, उसकी मृत्यु के बाद बनाया गया था। अलई दरवाजा का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। एक और सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था अपने पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए, ठीक है। इसको भारत का पहला इस्लामिक मकबरा माना जाता है। अब चौथा प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। गलत कथन कौन सा है? ये चारों कथन देखिए और पता कीजिए कि गलत कौन सा है। पहला कथन देखिए क्या बोल रहा है कि भू राजस्व 1/6 था, भू राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। बात बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है। उसके बाद दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। यहां बोल रहा है नहीं था, लेकिन वहां था, ठीक है। बाल विवाह, दास प्रथा, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में था। वरा स्वर्ण सिक्के पगोड़ा कहलाते थे, यह भी बात सही है। महिलाएं मल्लयुद्ध, ज्योतिष, अंगरक्षक, न्यायाधीश आदि कार्यों में भाग लेती थी, यह भी बात सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमें असत्य कथन पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न खेल से संबंधित है। फील्ड हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर का दूसरा नाम क्या है? पेनल्टी कॉर्नर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शॉर्ट कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर को हॉकी में शॉर्ट कॉर्नर भी कहते हैं। देखिए, हॉकी में जब भी खिलाड़ी अपने डी क्षेत्र में जानबूझकर गलती करे या गंभीर गलती करता है, तो उसके जो अगेंस्ट में टीम होती है उसको पेनल्टी कॉर्नर या शॉर्ट कॉर्नर दिया जाता है। छठा प्रश्न है, तृतीय पानीपत का युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था, का आंखों देखा विवरण किसने दिया है? इनमें से किस लेखक ने तृतीय पानीपत का युद्ध का आंखों देखा विवरण दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी,
काशीराज पंडित। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो क्लियर है कि 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसका प्रत्यक्ष विवरण काशीराज पंडित ने दिया था। अब देखिए हुआ किसके किसके बीच था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ऑप्शन में खफी खान का भी जिक्र हुआ है। इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है मुंतखब अल लबाब, ये भी याद रखिएगा, लेकिन इसका पानीपत के युद्ध से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है कि अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ आंदोलन का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। अब इनके मिलान करके आप आंसर ढूंढिए। देखिए मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्वकर्ता थे, वो सही दिया हुआ है सामने, के केलप्पन। दूसरा प्रजा मित्र मंडली, इसके जो आंदोलनकर्ता या नेतृत्वकर्ता थे वे थे CR रेड्डी। आत्मसम्मान आंदोलन, ये बहुत ही फेमस आंदोलन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे EV रामास्वामी नायकर। और वायकोम सत्याग्रह, ये इनके नेतृत्वकर्ता श्री नारायण गुरु। तो क्या आंसर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी 1, 3, 2, 4। एक बात और ध्यान रखिएगा कि के केलप्पन ने जो मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था वो उसका मुख्य क्षेत्र जो है वो केरल था। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। 4 कथन दिए हुए हैं, सही विकल्प कौन कौन से हैं? लॉर्ड रिपन के संदर्भ में है तो देखते हैं। लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया, सही कथन है। उन्होंने प्रेस अधिनियम 1978 को रद्द किया, जो लिटन ने लगाया था प्रेस अधिनियम, उसको रिपन ने समाप्त किया था 1978 प्रेस अधिनियम को। उसके बाद इल्बर्ट बिल पेश किया, यह भी सही है। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सती प्रथा को हम जानते हैं विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। विलियम बेंटिंग ने, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा यह कार्य किया गया था और विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर थे, उन्होंने ही इसको खत्म किया था सती प्रथा को। तो ये तीनों कथन सही है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन ये तीनों सही है। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये कई बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। प्रश्न है किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो ये कौन सा घटनाक्रम था जिसके कारण क्लीमेंट एटली ने ये स्टेटमेंट दिया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INA का अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। इन दोनों की वजह से क्लीमेंट एटली को ऐसा कहना पड़ा। देखिए 1945-46 में हुए INA अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह जो कि 1946 में हुआ था, ब्रिटिश शासन को हिला के रख दिया। इन्हीं घटनाओं के कारण जो है क्लीमेंट एटली ने यह स्टेटमेंट दिया था कि INA के प्रति जनसमर्थन और नौसेना विद्रोह ने हमें साबित कर दिया कि हम भारत पर नियंत्रण नहीं रख सकते। अगला प्रश्न कि कौन सी बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्च दूध उत्पादन और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जमुनापुरी। ये यूपी की बकरी है, लंबे लंबे कान होते हैं, लटके हुए होते हैं और बहुत ही ज्यादा दूध देती है। जमुनापारी बकरी जो है इसका उत्पत्ति कहां पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इटावा मेनली ये जगह है यमुना नदी के किनारे। अब ये डेली जो है 2 से 3 लीटर दूध दे देती है, कई कई मामलों में 5 लीटर तक भी पहुंच जाती है। इसके कान लटकते हुए होते हैं और रोमन नाक है उभरे हुए। इसका जो वितरण है यूपी में है, MP में भी मिलता है और विदेशों में भी निर्यात किया जाता है इस बकरी को, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन सब में भी। ब्लैक बंगाल बकरी, ये नाम से ही पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल की है और पूर्वी भारत में भी पाई जाती है, इसके साथ साथ बांग्लादेश में भी। मारवाड़ी, यह राजस्थान मारवाड़ से उत्पत्ति है और गुजरात, राजस्थान में पाया जाता है। मालाबारी नाम से ही पता चल रहा है केरल की बकरी है, केरल, तमिलनाडु वगैरह में पाई जाती है। इसके कान छोटे होते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन जो है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेट नहीं करता है? तो कथन देखते हैं, पता करते हैं। देखिए पहला कथन है वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया। यही तो पहला ही कथन यहाँ पे क्या है? सही नहीं है, यही गलत है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वेदों की प्रामाणिकता को जो है ना बौद्ध ने स्वीकार किया और ना ही जैन धर्म के लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है, सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को नकारा है, मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है। ये तीनों कथन जो है इनसे रिलेट करता है, सही है तीनों। देखिए ये जो आपके सामने एक चार्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे।
जैसे यहाँ पे महावीर कौन थे? ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे, और बुद्ध, ये जो है बुद्ध, ये बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, तो इन दोनों का ये कंपैरिजन ध्यान में रखिएगा। जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था 599 ईस्वी में हुआ था, और बुद्ध का जो हुआ था 563 ईस्वी में। महावीर की जो मृत्यु है वो 527 में हुआ था, और गौतम बुद्ध का 483 ईस्वी में। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, महावीर के माँ का नाम त्रिशला, बुद्ध की माँ का नाम माया देवी, सेकंड जो इसकी मौसी थी गौतमी, इन्होंने ही इसका पालन पोषण किया था, तो सेकंड मदर इसकी गौतमी ही थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में महावीर का, और बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु में। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इन्होंने 30 साल में गृह त्याग किया, इन्होंने 29 साल में। महावीर जैन ने 12 साल तक तपस्या की, गौतम बुद्ध ने 6 साल तक। ये साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर तपस्या की थी इन्होंने, और गौतम बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसको फल्गु नदी बोलते हैं, उसके नीचे किया था। भाषा भी इसकी क्या थी? महावीर जैन की भाषा थी प्राकृत, जिसको अर्धमागधी कहते हैं, और बौद्ध की जो भाषा थी वो पाली भाषा में इन्होंने अपने बहुत सारे उपदेश दिए हैं। मृत्यु स्थल की बात करें तो पावापुरी राजगीर में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, और भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, ईश्वर में ये भी विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर में ये भी विश्वास नहीं करते हैं। आत्मा में जैन लोग आत्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन बौद्ध लोग आत्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, पुनर्जन्म में दोनों का मत सेम है कि पुनर्जन्म होता है, कर्मवाद में भी ये विश्वास करते हैं। त्रिरत्न की बात करें तो इनका त्रिरत्न जो है, जैन का त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, और बौद्ध का त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। विभाजन जो है इनका श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ। श्वेतांबर मतलब जो सफेद कपड़ा पहनते हैं, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। अब बौद्ध धर्म का जो है हीनयान और महायान में विभाजन हुआ है। तो ये लिस्ट आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे जैन और बौद्ध से रिलेटेड। अब देखिए, क्वेश्चन जो है इंग्लिश से है। आजकल इंग्लिश और हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में। देखिए, इसमें जनरली आपको इंग्लिश से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो वॉइस या नरेशन के मिलेंगे। यहाँ पे वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बोला जा रहा है। सेंटेंस दिया हुआ है शी रोट ए लेटर, इसको पैसिव बदलना है। तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? देखना पड़ेगा कि किस टेंस का क्वेश्चन है। तो ये सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर को सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद ये क्या है? पास्ट टेंस का है, तो इसमें वॉज लगाएंगे, लेटर वॉज। ठीक है, ये वर्ब थर्ड में इसको चेंज करेंगे, V2 है ये, वर्ब थर्ड में क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा। उसके बाद बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो शी का क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, तो ए लेटर वॉज रिटन बाय हर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नरेशन का क्वेश्चन है, इसमें वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जा रहा है। मतलब डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना होता है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या दिया हुआ है? शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब इसको बनाने के लिए आपको स्पेशली इसका सारा रूल जानना पड़ेगा, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखिए, ये पास्ट टेंस है, पास्ट में दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से इसको चेंज करेंगे। इनको हटाने के लिए इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट लगा देते हैं। सी सेड दैट सब में लगा हुआ है। अब है कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो यहां पे आई एम बोल रहा है, लेकिन यहां पे क्या है? सेड है। पास्ट में इसको भी पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो आई एम कौन जा रहा है? तो शी जा रही है, तो उसको शी में चेंज करेंगे। सी सेड दैट शी वॉज, यहां पे वॉज आ जाएगा, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, ऑप्शन ए, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। तो ये सही होगा, ऑप्शन ए। अब प्रॉपर आपको इसका रूल्स पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप बना पाएंगे। अगला प्रश्न हिंदी का है। पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द के साथ सही समास का चयन करें। समास पूछा जा रहा है भैया, तो यहां दिया गया है वर्ड दशानन। दशानन शब्द कौन सा समास है? तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। देखिए, दशानन का अर्थ क्या है? 10 मुख वाला, 10 आनन वाला, 10 मुंह जिसका हो। ये स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है? तो रावण के लिए। मतलब क्या है? ऐसे समास जिस शब्द का प्रयोग किसी अन्य अर्थ में किया जा रहा है, उसको क्या बोला जाता है? बहुव्रीहि। तो दशानन रावण के लिए यूज होता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। यानी बहुव्रीहि समास वह होता है जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का यानी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। दश आनन 2 पद है, मतलब दशानन।
मिलकर अर्थ क्या बना रहा है, रावण। इसलिए क्या है, ये बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व समास जो भी होगा, द्वंद्व समास में आप देखेंगे इस तरह का डैश लगा रहेगा बीच में, माता पिता, खान पान, इस तरह का। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें पहला पद जो है संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, चौराहा में क्या है, आगे चौ है, मतलब चार राहा। उसी तरह क्या, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तीन नेत्र, तो ये सब क्या है, द्विगु हो जाता है। तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें बाद वाला पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे राजपुत्र, इसका मतलब क्या हुआ, राजा का पुत्र, का जो है कारक चिन्ह है, इसका लोप हो गया, राजपुत्र हो गया। पूछा जा रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते थे ना, उसी से क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अजर। क्या बोलते हैं, अजर। अजर हो गया जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर हो गया जो कभी ना मरे, अजन्मा मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच यानी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक बैरियर यानी बाधा के रूप में कौन सा सुरक्षा उपकरण कार्य करता है। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सही होगा ऑप्शन ए, फायरवॉल। फायरवॉल जो है ये इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच एक बैरियर का काम करता है, जिससे क्या होता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस कोई नहीं कर पाएगा आपके कंप्यूटर को। इसके अलावा इन सब वर्डों को भी देखते हैं क्या क्या है। फायरवॉल जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में हो सकते हैं। मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं उनमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है फायरवॉल। एंटीवायरस क्या होता है ये सबको पता होगा। एंटीवायरस जो है कंप्यूटर के अंदर जो हमारे वायरस या मेलवेयर आते हैं उसका पता लगाता है और उसको खत्म करता है। अब जैसे एक वर्ड है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, एक धोखाधड़ी का तरीका है जिसमें क्या होता है, जानकारी चुराने के लिए नकली ईमेल या फोटोज या कोई लिंक आपको भेज दिया जाता है, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपका सारा जानकारी उसको चुरा सकता है। अब मेलवेयर क्या होता है, मेलवेयर भी एक तरह का वायरस ही है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, एंटीवायरस क्या है वो हम देख चुके हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेलवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स इन सबको पता लगाकर उनको खत्म करता है, मतलब हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पूछा जा रहा है मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज में कौन सा दूध, लार और आंसुओं जैसे स्राव में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करने में मदद करता है। ये सब क्या है, ये सब एंटीबॉडीज दिए हुए हैं आपके सामने। इनमें से ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो दूध, लार और आंसुओं में होता है और हमारे इन्फेंट को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IgA। यहां IG मतलब होता क्या है, यहां IG मतलब है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और सब के भी बारे में देखते हैं कि और सब किस में पाए जाते हैं, कहां होते हैं। अब देखिए IgG ये कहां पाया जाता है, तो रक्त प्रवाह में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एंटीबॉडी है। ये प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये G वाला भी याद रखना है। अब IgM ये सबसे बड़ा एंटीबॉडी है और संक्रमण के शुरुआती चरण में पहले बनता है। ठीक है, IgE ये क्या है, ये एलर्जी प्रतिक्रियाओं और परजीवी संक्रमण को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब IgD इसका कार्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन बी कोशिकाओं के सक्रियण में सहायक होता है। प्रश्न है पोषण के उस प्रकार की पहचान करें जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक को लाभ होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही नुकसान होता है। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सहभोजिता। ऑप्शन सी, कमेंसलिज्म। मतलब सहभोजिता, कमेंसलिज्म क्या है, ऐसा संबंध है जहां दो डिफरेंट टाइप के प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं, एक को लाभ होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, मतलब नुकसान भी नहीं है लाभ भी नहीं है दूसरे को, लेकिन एक को लाभ है। जैसे कि शार्क के साथ चलने वाली रिमोरा मछली, ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। रिमोरा जो है शार्क के द्वारा छोड़े गए भोजन के टुकड़े को खा लेती है, इससे क्या होता है, रिमोरा को भोजन मिल गया, इसको लाभ हो गया, लेकिन शार्क को ये ना तो कोई नुकसान करती है ना कुछ फायदा पहुंचाती है। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे कमेंसलिज्म, सहभोजिता। अब एक होता है सहजीवी, मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के जीव एक साथ रहते हैं, दोनों लाभान्वित होते हैं, दोनों को लाभ होता है। जैसे लाइकेन, लाइकेन में शैवाल और कवक पाए जाते हैं, दोनों के बीच सहजीवी संबंध होता है, दोनों को लाभ मिलता है, एक को भोजन मिलता है, एक को आवास मिलता है। एक और है परजीविता, परजीवी, पैरासाइटिज्म। इसमें क्या होता है, एक जीव को तो फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, यानी होस्ट को जो है नुकसान होता है, होस्ट हमेशा हानि में रहता है। जैसे हमारे सर पे जुएं होती है, तो ये लीस क्या होते हैं, मानव के शरीर में रहकर
खून चूसते हैं, उससे भोजन प्राप्त करते हैं और हमको तो दिक्कत होती है, हमें हानि होती है। तो ये किस तरह का हुआ? परजीविता हो गया ये। एक है मृतोपजीविता, नाम से ही पता चल रहा होगा, मृत चीजों पर अपना जीवन बसर करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोट्रोपिज्म। ये एक ऐसा पोषण है जिसमें जीव जो है सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे फंजाई वगैरह जो होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, सड़े गले मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अब आपके सामने मैथ का प्रश्न है। जनरली जो है दरोगा के एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आपको मैथ के पूछ लिए जाते हैं। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा हो और इसे 2 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इसको ज्ञात करने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं एक्स। वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो प्रश्न के पहले स्थिति से हम क्या देख पाते हैं कि 5% लाभ पर बेचा है। तो पहले कंडीशन में क्या है? लाभ कितना है? लाभ 5% आपको दिया गया है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये लाभ है, लाभ 5%। विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य आपका हो गया x प्लस x का 5%। तो ये कितना हो गया? 105x बटे 100। ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अगर 2 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। देखिए, तो यहां पे क्रय मूल्य कितना हो गया? यहां क्रय मूल्य कितना हो गया? x माइनस एक्स का 5%। ठीक है, यानी कितना हो गया? 95x/100। अब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो 105x बट्टे यहां इससे कितना बोला जा रहा है? 2 रुपए कम में बेचा है। तो 105x/100 माइनस 2 रुपए, 2 रुपए कम में बेचा है, तो इतना रुपए इसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब देखिए, प्रश्न से हमारा क्या इक्वेशन बनता है? 105x/100 माइनस 2, ये वाला। देखिए, इसमें अगर हम 95x/100 इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या है? 95x/100 इंटू 10%। 10% की बात हो रही है। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका x निकलेगा 400। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो 400, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक अर्धगोले का आयतन 1152 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे गोला का आयतन क्या होता है? इसका आयतन हो जाता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोला जो है, गोला का आधा आयतन होगा, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2/3 पाई आर क्यूब। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दिया जाए आपको किसी प्रश्न में, तो गोला का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको अगर अर्धगोला का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 2 कंडीशन होंगे उसमें। एक होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल खाली पूछा जाएगा आपसे तो वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हमें आयतन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। तो आयतन कितना दिया हुआ है? 1152 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें प्रश्न में अर्धगोला का जो आयतन है वो कितना दिया हुआ था? 1152 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, फॉर्मूला हमको पता है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यहां प्रश्न में क्या हुआ? 2/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना हो गया? 152 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे हम क्या आर निकाल लेंगे? आर हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये आर का मान हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा 432 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 432 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, और यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो इस तरह का प्रश्न जब रहता है ना, तो इस डिजिट को इग्नोर करके चलते हैं। 17 36, इसको भाग दे दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 17 दूनी कितना होता है? 34।
क्या निकला आपका? शेषफल, शेषफल 2 निकला। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित घटनाओं और उससे संबंधित दार्शनिक विचारों का सही मिलान करें। यहां पे दार्शनिक विचार दिए गए हैं और क्रांतिकारी घटनाएं या परिणाम उसके दिए गए हैं सूची 2 में। आपको मिलान करना है। पहला है रूसो का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। रूसो का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, इसका मिलान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निरंकुश राजशाही के विरोध विद्रोह की मांग। ठीक है। मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फ्रांसीसी संविधान का निर्माण। फ्रांसीसी संविधान के निर्माण में इस सिद्धांत का यूज किया गया है। तीसरा है वॉल्टेयर के तर्क और स्वतंत्रता के विचार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों की घोषणा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, A2, B3, C1। देखिए, रूसो जो है एक महान दार्शनिक थे। उनका विचार क्या था कि संप्रभुता लोगों में निहित है और अपनी इच्छा से शासन करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए उसने लोगों को निरंकुश राजशाही के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था। मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, जो कि फ्रांसीसी संविधान का आधार भी बना था। वॉल्टेयर का कहना था कि सभी व्यक्ति तर्क के आधार पर समान और स्वतंत्र हैं। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा के लिए वैचारिक आधार इन्हीं के विचारों द्वारा प्रदान किया गया था। एक बात और ध्यान में रखना आपको, फ्रांस की क्रांति जो है वो शुरू कब हुई थी? तो बास्तिल के किले पर हमले से शुरू हुई थी। ये हुआ था 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न सीरीज से है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको दिया हुआ है सीरीज 5, 10, 17, 24, 37, 50। अब देखिए इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है? 5 का। इन दोनों के बीच कितना का? 7 का। इन दोनों के बीच 7 का। इन दोनों के बीच 13 का। इन दोनों के बीच 13 का। ठीक है। तो यहाँ पे ये पद गड़बड़ लग रहा है। इसकी जगह अगर आप 24 की जगह आप 26 डाल दीजिए तो आपका सही हो जाएगा। इन दोनों के बीच 9 का डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों के बीच 11 का और 13 का। 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। इस तरह ये सीरीज सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे 24 जो है ये गलत पद है। हमारा सही आंसर यही है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को 32 लिखा गया, यानी GO को 32 लिखा गया और SHE शी को 49 लिखा जाता है, तो SOME को क्या लिखा जाएगा? इसके लिए सबसे पहले आपको हर एक अक्षर का स्थान पता करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये अल्फाबेट है, इसका स्थान देखिए इधर से 1, 2, 3, 26 तक, और उल्टा भी देखना पड़ेगा। फिर जाके आप कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था? गो, GO को कितना लिखा गया है? 32। तो G और O का पोजीशन देखिए आप। G कहां पे है? तो ये रहा आपका G, जो कि सीधे क्रम में कितना है? 7 पोजीशन है। और इसी 7 पोजीशन को क्या किया गया है? इधर से ले लिया गया है। 7 पोजीशन कौन सा है? T का क्या है? 20। G को क्या कर दिया गया? T लिख दिया गया और इसको 20 लिखा गया। और यहाँ पे O है। O कहां पे है? O है आपका 15 पोजीशन पे, और इधर से उल्टा से 15 पोजीशन लिया गया है, तो जो कि L है। L का क्रम ऊपर में क्या है? 12। तो L 12। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो कितना हुआ? 32। इसी तरह जो है आपको सम का निकालना है, SOME। तो S को क्या लिख देंगे? H। O को क्या लिख सकते हैं? L। M को क्या लिख सकते हैं? N। और E को क्या लिखेंगे? V। अब इसका मान लिख लेते हैं, 8, 12, 14 और 22। इन सबको जोड़िए तो 56 निकलेगा आपका। तो आपका सही आंसर 56 हो जाएगा, ऑप्शन A। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये आप देख रहे होंगे कि सारा जो है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 23, 23। ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है कि एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी मां मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? तो पुरुष जो है वो क्या बोल रहा है उस महिला के बारे में? उस महिला के बारे में बोला कि इस महिला की जो मां है, इस महिला की मां मेरी सास की इकलौती बेटी, यानी ये इसकी क्या है? पत्नी है। ये इसकी पत्नी है, तो ये महिला क्या हुई? इसकी पुत्री हो गई। ये क्या हो गया? उसका पिता हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D, पिता।
जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ? तो ये हुआ था बिस्मार्क के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ओटो वॉन बिस्मार्क। देखिए, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ 1871 में, यह हुआ था बिस्मार्क के नेतृत्व में। उसने एक नीति अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति। भले ही कैसर विलियम प्रथम एकीकृत जर्मनी के पहले सम्राट बने थे, लेकिन नेतृत्व किसका था? बिस्मार्क का ही था। बिस्मार्क को लौह चांसलर के नाम से भी जाना जाता है और जर्मन साम्राज्य को द्वितीय रीख भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है इन दोनों पॉइंट को। बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों के बीच कौन सी समानता नहीं है? यहां समानता नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए, अहिंसा पर बल दोनों देते हैं, कर्म का सिद्धांत दोनों का है, पुनर्जन्म में विश्वास दोनों करते हैं, आत्मा की अवधारणा पर दोनों में समानता नहीं है। देखिए, बौद्ध जो है, बौद्ध आत्मा की अवधारणा को नकारते हैं, वो बोलते हैं आत्मा नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन जैन जो है, जैन धर्म, वो आत्मा की अवधारणा को मानता है। इन दोनों के बीच में आत्मा को लेकर समानता नहीं है। ईश्वर के बारे में तो दोनों बोलते हैं कि ईश्वर की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन प्रणाली को किसके आधार पर समझा जा सकता है? सैन्य, राजशाही, पुरोहित या व्यापारी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापारी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापार होता था, उसका जो प्रमाण बताता है कि शासन व्यापारी वर्ग के द्वारा नियंत्रित था, इसलिए व्यापारी वर्ग इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हून आक्रमण जो है गुप्त साम्राज्य को बहुत कमजोर किया था। हूनों के आक्रमण विशेष करके तोरमान और मिहिरकुल के समय जो हुआ था, उसने गुप्त साम्राज्य को बहुत कमजोर किया था। द्रविड़ शैली में मंदिरों के ऊंचे प्रवेश द्वारों को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है फिर से आपको मिले ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में, स्पेशली दरोगा वाले एग्जाम में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपुरम। गोपुरम जो है द्रविड़ शैली के जो भी मंदिर है, उसका एक विशिष्ट और प्रमुख विशेषता है। देखिए, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, एक है द्रविड़ शैली, एक है नागर शैली, एक है वेसर शैली। द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारतीय शैली है। जो भी दक्षिण भारतीय मंदिर आप देखते हैं, वो द्रविड़ शैली में मैक्सिमम जो है वो बने होते हैं। नागर शैली जो है ये उत्तर भारत की शैली है, और वेसर शैली जो है इन दोनों का मिश्रण है, इन दोनों का मिश्रित रूप है वेसर शैली। नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रित रूप है। द्रविड़ शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें है वृद्धेश्वर मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, ये प्रमुख है। नागर शैली में उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, खजुराहो मंदिर है, ये नागर शैली में बनाया गया है। और वेसर शैली का सबसे प्रमुख उदाहरण है कर्नाटक में होयसल मंदिर। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में कितने अंक होते हैं? तो कितने अंक होते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है, 15 अंक होते हैं। इस 15 अंकों में जो शुरू के 2 अक्षर हैं वो राज्य को डिनोट करते हैं, फिर 2 अंक जो है वो आरटीओ को डिनोट करते हैं, और 11 अंक जो है आपके व्यक्तिगत पहचान शामिल होता है उसमें। ये जारी किया जाता है परिवहन मंत्रालय द्वारा, और 3 तरह के होते हैं, एक लर्नर, एक स्थायी और एक व्यावसायिक, कमर्शियल। राष्ट्रों का मित्र यानी फ्रेंड ऑफ द नेशंस उपनाम किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन डी, रेड क्रॉस से। रेड क्रॉस को राष्ट्रों का मित्र कहा जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी डुनेंट ने। कब किया था? तो 1863 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया था। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC। रेड क्रॉस के जो लोगों में आपको ये प्लस का निशान दिखेगा, मेडिकल वाला। अब जो है रेड क्रॉस को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है 3 बार, 1917 में, 1944 में और 1963 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है, और इसका प्रतीक लाल क्रॉस है जो कि हम देख ही रहे हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है, सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुलाई, ये गलत है, 5 जून को होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को होता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश या क्षेत्र सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, थाईलैंड नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं SIJORI, सिजोरी। SI से क्या हो गया आपको? सिंगापुर। जोहर क्षेत्र जो है मलेशिया का हो गया, और रियाऊ द्वीप समूह इंडोनेशिया का। उसी तरह एक है जागोटा ट्रायंगल, इसको भी याद रखिएगा। JA जापान, GO गल्फ कंट्री और TA ताइवान, इन तीनों को मिलके जागोटा ट्रायंगल भी बनता है।
नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डेडलैंड कहा जाता है? किस मरुस्थल को डेडलैंड कहते हैं? ये है ऑप्शन ए, अटाकामा, जो कि चिली में है। अटाकामा मरुस्थल कहां पे है? तो चिली में है। ये पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है। इसको नासा द्वारा मार्स एनालॉग के रूप में भी उपयोग किया जाता है। उसके अलावा और कुछ मरुस्थल हैं, उनके भी बारे में जानते हुए चलते हैं। नामीब, ये क्या है? तटीय मरुस्थल है, जो कि बेंगोला ठंडी धारा के कारण शुष्क है। कालाहारी, इसमें थोड़ी बहुत झाड़ियां घास वगैरह पाई जाती है। उसको सहारा, सहारा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, लेकिन डेडलैंड नहीं कहलाता है। डेडलैंड कौन कहलाता है? अटाकामा। जोंडा पवन किस देश से संबंधित है? तो जोंडा पवन किससे संबंधित है? अर्जेंटीना से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा एक गर्म हवा है ब्रिक फिल्डर, ये कहां का है? ये है ऑस्ट्रेलिया का। और लोवंटे, पोनिएंट, ये सब स्पेन का है। और दक्षिण अफ्रीका का है बर्ग विंड्स और ड्रैगन माउंटेन केटाबेटिक विंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी इटली और स्विट्जरलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपने विशिष्ट पिरामिड नुमा आकार के लिए जानी जाती है? तो ये है ऑप्शन बी, मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न पर्वत चोटी इटली और स्विट्जरलैंड के बीच जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है। कुछ और पर्वत चोटी है, उनके बारे में भी देखिए। माउंट ब्लैंक जो है, माउंट ब्लैंक ये आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है और ये फ्रांस और इटली के बीच सीमा बनाती है। मैटरहॉर्न किसके बीच बनाती थी? इटली और स्विट्जरलैंड के बीच। उसके बाद है ग्लास ग्लॉकनर, ये ऑस्ट्रिया की सबसे ऊंची चोटी है। जुंगफ्राउ, ये स्विट्जरलैंड के बर्निस आल्प्स में स्थित एक प्रसिद्ध चोटी है। आल्प्स पर्वत के बारे में एक बात जानिए, ये यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो 8 देशों से होकर गुजरती है। स्थानांतरित कृषि को ओडिशा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पोडू। पोडू बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। जैसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हम देख चुके हैं, पोडू बोलते थे। पश्चिमी घाट, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में इसको कुमारी बोला जाता है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको वॉलरे या वॉलरा कहा जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, वहां पे बोला जाता है इसको झूमी, झूम कृषि। मध्य प्रदेश में इसको बोला जाता है बेवार या दहिया। और अंडमान निकोबार में कहते हैं दीपा। और ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में आपको मिलेगा ये। इंडोनेशिया में इसको कहा जाता है लादांग और मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा। ये दोनों भी नाम याद रखिएगा। आसान सा प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं पूछा जा रहा, तो ऑप्शन डी, गोदावरी। ये तीनों सिंधु की सहायक नदी है। गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जो निकलती कहां से है? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, कावेरी नदी जो एक है उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा, इसको क्या बोला जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा। तो यहां की लगा हुआ है, तो याद रखिएगा काकी, कावेरी की, यहां की लगा हुआ है ना, तो दक्षिण की गंगा मतलब कावेरी और दक्षिण गंगा मतलब गोदावरी। सिंधु की जो 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इस मैप को भी ध्यान में रखिएगा, इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों को दर्शाया गया है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जो है उसका सबसे लंबा विंग कौन सा है? सबसे लंबा खंड कौन सा है? ये भारत की जो 4 प्रमुख महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसको जोड़ने के लिए बनाया गया था। तो इसमें सबसे बड़ा खंड कौन सा है? वो है ऑप्शन सी, ये वाला, कोलकाता चेन्नई। कोलकाता चेन्नई के बीच जो खंड है वो स्वर्णिम चतुर्भुज का सबसे लंबा विंग है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की टोटल लंबाई है लगभग 6000 किलोमीटर। उसमें कोलकाता चेन्नई सबसे लंबा खंड है। यह प्रश्न भी बराबर आपको एग्जाम में दिखेगा। मोनाजाइट नामक खनिज अयस्क का प्रमुख भंडार भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। विशेष रूप से यह केरल के अलपुझा और कोल्लम जिले में पाया जाता है। किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपुलेख। लिपुलेख कहां है? यह उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड में अवस्थित है लिपुलेख दर्रा। इसके अलावा जोजिला ये जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। शिवकिला ये हिमाचल प्रदेश में है, इसको तिब्बत से जोड़ता है।
सतलुज नदी जो है इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और नाथुला ये सिक्किम में अवस्थित है। भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक उपनाम सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए, कोच्चि अरब सागर की रानी, हाँ इसको कहा जाता है कोच्चि को अरब सागर की रानी। जयपुर पिंक सिटी बोला जाता है, ये भी सही है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर का शहर, ये भी सही है। दार्जिलिंग पूर्व का स्कॉटलैंड, ये गलत है। पूरब का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? शिलोंग को बोला जाता है पूरब का स्कॉटलैंड। और दार्जिलिंग को क्या बोला जाता है? पहाड़ों की रानी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। कुछ और प्रमुख उपनाम भी जानते हैं, जैसे भारत का सिलिकॉन वैली या अंतरिक्ष शहर किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। दक्कन की रानी पुणे को। भारत का इस्पात शहर जमशेदपुर को। बुनकरों का शहर कन्नूर को कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है इसमें भी। तो इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा। राजस्थान BWH ये सही है। पश्चिमी घाट AM ये भी सही है। लद्दाख AF ये गलत है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ AW ये भी सही है। लद्दाख को जो डिनोट किया जाता है कोपेन वर्गीकरण में, इसको किया जाता है BWK से या तो ETH से। लद्दाख क्या है? एक उच्च हिमालयी क्षेत्र है, यानी क्या शीत मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए कोपेन वर्गीकरण में इसको BWK या ETH यानी टुंड्रा या हिमालयी के अंतर्गत रखा गया है। अब जैसे राजस्थान को BWH में रखा गया है, पश्चिमी घाट को AM, छत्तीसगढ़ को AW और उष्णकटिबंधीय वर्षावन जहां पे पाए जाते हैं जैसे अंडमान निकोबार पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इसको AF के अंतर्गत। ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर एग्जाम में आपको कोपेन वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बिहार के जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, काकोलत जो है, काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में है, सही है। दूध कुंड जो है ये पश्चिमी चंपारण में है, ये भी सही है। मैनपुर गया जिले का जलप्रपात है, ये गलत है, ऐसा कोई जलप्रपात है ही नहीं। तुतला भवानी ये रोहतास में है, ये भी सही है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि गया में जो है बराबर की पहाड़ियां भी पाई जाती है और प्रेतशिला जैसे धार्मिक स्थल भी हैं। प्रेतशिला के बारे में अगर पूछा भी गया है तो ध्यान में रखिए ये गया में है, यानी अब गया को गयाजी बोला जाता है, इसका नाम चेंज हो गया है, अब गयाजी हो गया है। भारत का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हंगुल यानी कश्मीरी स्टैग के एकमात्र निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जो IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल है, रेड लिस्ट में शामिल है। हंगुल कहां पे है उसका एकमात्र निवास स्थान? तो वो है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में अवस्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है, जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? तो साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका है रेचल कार्सन। रेचल कार्सन ने 1962 में एक पुस्तक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग। इसी को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की आधारशिला माना जाता है। इस पुस्तक में विशेष रूप से कीटनाशकों के लिए दुनिया को जागरूक किया था, विशेष रूप से DDT के लिए। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डांसिंग डियर यानी संगाई के लिए प्रसिद्ध है, जो कि दुनिया में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है और एक अनूठी तैरती हुई वनस्पति पर जीवित रहता है? तो सही आंसर है ऑप्शन A केबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है मणिपुर में यहां पाया जाता है डांसिंग डियर, संगाई भी बोलते हैं इसको। केबुल लामजाओ पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विशेष रूप से डांसिंग डियर या संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरन जो है इन पर जो तैरती हुए वनस्पति है उन पर निर्भर होते हैं, जिसको लोकल में फुमडी कहा जाता है, फुमडी। साथ ही आप ये भी देखते चलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये असम में है। एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है, ये बाघों और बारहसिंघाओं के लिए, जो कि दलदली हिरन भी कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान सभा की नियम समिति रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? ऑप्शन A डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है इसका। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो BR अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत था।
संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। और संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब यहां सुमेलित करने के लिए दिया गया है, एक तरफ संविधान संशोधन दिया गया है और उसमें क्या जोड़ा गया और क्या परिवर्तित किया गया वो दिया गया है। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 में, इसमें क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A में डाल दिया गया था। तो पहले संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था अब नहीं रहा, 44वां संविधान संशोधन के बाद नहीं रहा। तो इसका ये हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में क्या किया गया था? तो इसमें सहकारी समितियों का से जुड़ने का अधिकार दिया गया था। और 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, इसमें संसद को संशोधन शक्ति की पुष्टि की गई थी। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसके द्वारा 21A जोड़ा गया जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करती है। और 97वां जो 2011 में हुआ था, इस संशोधन के द्वारा 19(1)C में संशोधन किया गया और नागरिकों को सहकारी समिति का गठन करने का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना प्रियम्बल पर विचार लिया गया है, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू को लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, उसके बाद आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में आपको मिलेगा। राष्ट्रपति चुनाव की विधि भी आयरलैंड से ली गई है। जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी ध्यान रखिएगा, स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित वाद रहा था ये, इसी के द्वारा भारत के संविधान में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत जोड़ा गया। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 का वाद था, इसमें जो है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत आया और न्यायालय ने यह माना है कि संसद के पास संविधान में संशोधन की शक्ति तो है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचों को संशोधित नहीं कर सकती है। इसमें जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, न्यायिक स्वतंत्रता, यह सब मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध है दल विदल विरोधी कानून से। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि किया गया था 1985 को। 8वीं अनुसूची में आपको 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल है, जिसके बीच केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। 5वीं और 6ठी अनुसूची को देखते हुए चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अनुसूचियां जो है जनजातीय क्षेत्रों और उसके प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के लिए किया गया है प्रावधान, और 6ठी अनुसूची में इन 4 विशेष राज्यों के लिए किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329B के तहत चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक जो है किस चरण से शुरू हो जाती है? तो ये शुरू हो जाती है चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद ही। जैसे ही चुनाव अधिसूचना जारी होगी, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लग जाता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो यह शक्ति राष्ट्रपति को मिलता है अनुच्छेद 72 के तहत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो यह है 1/3, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म भारत की संसद की शक्तियों और विशेषताओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? सही कौन सा नहीं है? लोकसभा धन विधेयक की उत्पत्ति, यह सही है। धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यह भी सही है। अनुच्छेद 312 के तहत जो है राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की सिफारिश कर सकती है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने का अधिकार, यह भी सही है। लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक पर अंतिम निर्णय, यह गलत हो गया। देखिए
संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों से समान रूप से पारित होना जरूरी है। इसमें लोकसभा को कोई स्पेशल पावर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भी भारत के राज्य विधानमंडल की विशेष शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं क्या है। विधानसभा धन विधेयक पारित करने का अधिकार है, सही है। विधान परिषद स्थायी सदन है, आंशिक पुनर्गठन, यह भी सही है। राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। राज्य में जो है राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने से इनकार कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित कर सकता है। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखेगा कि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल विधानसभा में ही लाया जाता है। विधान परिषद जो है हर एक स्टेट में नहीं है, केवल 6 स्टेट में है। यह स्थायी सदन होता है और विधान सभा जो है वो अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद में हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। प्रकाश के किस गुणधर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं? तो ये होता है प्रकीर्णन की घटना के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इस दौरान जो ये किरणें हैं वायुमंडल में मौजूद धूल, गैस, इन सब के द्वारा क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। इसीलिए हमको सूर्य लाल दिखाई देता है। जब एक विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और मजबूत हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाहित होती है, उसके मात्रा के सीधे अनुपातिक होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए अगर विद्युत धारा बढ़ेगा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र का पावर भी बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन बी अमीटर। अमीटर होता क्या है? ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह हमेशा क्या होता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर क्या होता है? यह विद्युत विभवांतर यानी वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है पैरेलल। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये अल्प मात्रा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओम मीटर क्या होता है? तो ये रेसिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ऊष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार ऊष्मा स्वचालित रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है? तो ये ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। ऊष्मागतिकी का जो 0वां नियम है, 0th लॉ है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम की परिभाषा देता है और उसका पहला नियम जो है, फर्स्ट लॉ है, वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देता है, ठीक है। और दूसरा नियम जो है वो बताता है ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर होता है। तीसरा नियम क्या कहता है? यह कहता है एब्सोल्यूट जीरो पर आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 होती है और इस ताप पर पहुंचना बिल्कुल असंभव है। तो रेडियो संचार यानी वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार करने वाले गुग्लिएल्मो मार्कोनी को 1909 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था। यह पुरस्कार उसे किस उपलब्धि के लिए दिया गया था? यह उसको दिया गया था लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संदेश भेजने की तकनीक के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया था। इसमें उन्होंने क्या किया था? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करके लंबी दूरी तक बिना तार का संदेश भेजा था। ये उन्होंने 1901 में किया। इंग्लैंड से न्यू फाउंडलैंड यानी कनाडा तक पहला ट्रांस अटलांटिक रेडियो सिग्नल भेजा था उन्होंने। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था मोसले के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है, हेनरी मोसले। देखिए, इससे पहले जो है मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था, उसमें उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के आधार पर वर्गीकृत किया था। लेकिन जो मोसले हैं उन्होंने तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया। यह भी ध्यान में रखिएगा, परमाणु सिद्धांत डाल्टन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित आवर्त सारणी मेंडलीफ और परमाणु क्रमांक पर आधारित आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सामान्यतः दर्द निवारक यानी पेन किलर के रूप में उपयोग की जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी पैरासीटामोल। पैरासीटामोल हम लोग कब खाते हैं? दर्द को दबाने के लिए, या तो बुखार हो जाता है, ज्वरनाशक औषधि के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसका रासायनिक नाम है एसिटामिनोफेन, ये भी ध्यान में रखिएगा। और पेनिसिलिन आप सब जानते हैं एंटीबायोटिक है। क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया के लिए यूज किया जाता है, मलेरिया उपचार में। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये टीबी के लिए एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? ये एंटीबायोटिक है।
कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा? तो ये कौन सा करेगा? तो मैग्नीशियम करेगा। क्यों करेगा? तो मैग्नीशियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए यह HCl के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो Mg जो है ये मिलेगा HCl से, टू HCl ये क्या बनाएगा? MgCl2 और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रेशन अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनॉल। कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है? तो इसकी संरचना का मुख्य आधार है लिपिड बाइलेयर, ऑप्शन बी। कोशिका झिल्ली यानी सेल्यूलर मेम्ब्रेन, इसकी संरचना जो है लिपिड बाइलेयर यानी फॉस्फोलिपिड्स पर आधारित होती है, जिसमें हाइड्रोफिलिक सिर बाहर रहता है और हाइड्रोफोबिक पूंछ अंदर होती है। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थायरोट्रोपिन। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। थायरोट्रोपिन जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है और थायराइड को T3 और T4 उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। ऑक्सीटोसिन के बारे में भी जानिएगा, ये दूध स्राव के लिए उत्तरदायी है। मेलाटोनिन जो है नींद चक्र को संतुलित करता है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं यानी RBCs का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। RBC को एक और नाम से जाना जाता है इरिथ्रोसाइट्स। RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ये ऑक्सीजन के साथ बंधन बनाकर इसको अपने साथ ले जाता है शरीर के विभिन्न भागों में। इसका निर्माण कहां होता है? तो बोन मैरो में होता है। जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है और RBC की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। इसके अलावा WBC जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, यह क्या करता है? हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ता है। प्लेटलेट्स का क्या काम है? ये थक्का बनाता है ब्लड का, कहीं कट गया कहीं कुछ हो गया तो ब्लड का थक्का बना के रक्त स्राव को रोक देता है। प्लाज्मा क्या करता है? पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन करता है। डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है? तो डाउन सिंड्रोम का कारण है क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो क्रोमोसोम 18 के कारण होता है और टर्नर सिंड्रोम X क्रोमोसोम के कारण होता है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और अंकुरन में सहायता करता है? तो वो हार्मोन है साइटोकाइनिन, यही कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का प्राथमिक कारण क्या है? इसका प्राथमिक कारण है RH असंगति। रॉबर्ट विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 राज्य वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पशु राज्य यानी किंगडम एनिमेलिया की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता है बहुकोशिकीय, विषमपोषी और कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रणाली प्रस्तुत किया था, जिसके 5 किंगडम कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कौन सी विशेषता एक बीजी पत्री पौधों के लिए विशिष्ट है? तो एक बीजी पत्रों यानी मोनोकोट पौधों के लिए कौन सी विशिष्ट है? तो वो है समांतर शिराविन्यास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये किस वर्ग में आता है? एक बीजी पत्री पौधे, ये आता है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म कैटेगरी में। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? तो गेहूं है, चावल है, ये सब एक बीजी पत्री है। साथ ही ये भी ध्यान में रखिएगा, जालिका शिराविन्यास अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये द्विबीजी पत्री पौधे में पाए जाते हैं यानी डाइकोट में पाए जाते हैं। डाइकोट पौधे में जो है ये जालिका शिराविन्यास पाया जाता है। कौन सा पौधा अलैंगिक प्रजनन करता है? तो सही आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन बी गन्ना। गन्ना जो है अलैंगिक प्रजनन करता है। गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो गिनी गुणांक का उपयोग आय असमानता मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक जो है आय या संपत्ति की असमानता मापता है। ये 0 से 1 तक होता है। 0 मतलब हुआ पूर्ण समानता और 1 रहा, अगर 0 से 1 के बीच में रहा तो वो असमानता की तरफ प्रदर्शन करता है। मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बास्केट में निम्नलिखित में से किन मुद्राओं का समावेश नहीं है? तो कौन सा मुद्रा इसमें नहीं है? US डॉलर है,
यूरो भी है, जापानी येन भी है, भारतीय रुपया एसडीआर में शामिल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में केवल 5 मुद्राएं शामिल है। पहला तो यूएस डॉलर, दूसरा यूरो, तीसरा चीन का रेनमिनबी, चौथा जापानी येन और पांचवा ब्रिटिश पाउंड। नीति आयोग का गठन भारत में किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो ये योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1950 में। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग कार्य करता है। नीति आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। कभी कभी आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक बात और ध्यान में रखिएगा, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। प्रश्न है, राजा चलैया समिति का गठन भारत में किस क्षेत्र की जांच के लिए किया गया था? तो सही आंसर है कर सुधार। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। राजा चलैया समिति, जिसको टैक्स रिफॉर्म कमेटी भी कहा जाता है, इसका गठन हुआ था 1991 में। कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापन में देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न कुल उत्पादन को दर्शाती है, जिसमें विदेशी निवेश आय शामिल नहीं होती है? भारत के भीतर कुल उत्पादन को दर्शाती है और विदेशी निवेश आय शामिल नहीं होती है। तो वो क्या होता है हमारा? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यदि आप जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे तो वो जीएनपी बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? तो मौद्रिक नीति निर्माण, ये रिजर्व बैंक का कार्य है। विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, ये भी है। प्रत्यक्ष कर संग्रहण, ये नहीं है। टैक्स वसूली हमारा आरबीआई नहीं कर रहा है। बैंकों का नियमन, ये भी आरबीआई का ही कार्य है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर संग्रहण जैसे आयकर, ये सब प्राप्त करना, ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आयकर विभाग का कार्य है, न कि आरबीआई का। एक बात और ध्यान रखिएगा, आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं। भारत में ई रुपए की कौन सी विशेषता सही है? सही है पूछा जा रहा है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी, गैर ब्लॉकचेन, ये तो क्रिप्टो करेंसी ये नहीं है, ये गलत हो गया। उसके बाद आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। केवल ऑफलाइन लेन देन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किया जा सकता है, इसलिए ये भी गलत है। निजी बैंकों द्वारा नियंत्रित, ये भी गलत है क्योंकि ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ई रूपी जो है आरबीआई की डिजिटल मुद्रा है, जो कि ब्लॉकचेन पर आधारित हो सकती है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेन देन के लिए है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है बल्कि केंद्रीकृत है। और इसको शुरू किया गया था 2022 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है सेबी ने, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने 2023 में ही सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि निवेशकों को यानी इन्वेस्टर्स को शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी और निवेश से पहले जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो, सारी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो। तो सारथी 2.0 सेबी। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं हमारे हिटमैन रोहित शर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, सबसे अधिक छक्का ओडीआई में लगाया है शाहिद अफरीदी ने, जो कि पाकिस्तान के हैं, पहले स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे हमारे रोहित शर्मा है और तीसरे स्थान पे क्रिस गेल है। ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुगम संचालन के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन है। भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2040 तक। भारत सरकार का 2 प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम है, एक चंद्रयान मिशन, एक है गगनयान मिशन। इसी के तहत जो है अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है चंद्रमा पर 2040 तक। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बना लेगा, उसके बाद 2040 तक चंद्रमा पर मानव लैंडिंग भी कर देगा। बिहार में मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये है लगभग 85 से 90%। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार बिहार में प्रतिवर्ष जो है 10,000 टन मखाना का उत्पादन होता है, जो कि देश के कुल उत्पादन का 90% है।
यह उत्पादन जो है मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में होता है, मधुबनी, कटिहार, दरभंगा इत्यादि में। ये एक सुपर फूड है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। नाम क्या रखा गया है? मिथिला मखान। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? बहुत इजी प्रश्न है, सिम्बेक्स के नाम से जाना जाता है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है वो 1994 से ही आयोजित किया जा रहा है भारत और सिंगापुर के बीच। मिलन बहुपक्षीय होता है, मालाबार क्वाड देशों का है, और वरुण जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। प्रश्न है, बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार किस प्रकार का चुनाव में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नगर पालिका चुनाव, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए, बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली जो है एक ऐप के माध्यम से किया गया है जिसका नाम है ESEC-BHR। इसी के माध्यम से ई वोटिंग किया गया था। ये पहली बार किया गया था 2025 में पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण जिले के 6 नगर पंचायतों और नगर पालिका उपचुनावों में। यह सुविधा बेसिकली दिया गया था वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांगों को, गर्भवती महिलाओं को और प्रवासी मतदाताओं को जो कि पोलिंग बूथ तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। अब देखिए, ये जो है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सीडेक द्वारा विकसित ऐप का उपयोग किया था। इस ऐप का नाम आप जान रहे हैं, ESEC-BHR। ये ब्लॉकचेन आधारित है। और एक चीज और आपको याद रखना कि पहली वोटर जो है इस ऐप के माध्यम से वोटिंग करने वाली वो है विभा कुमारी, जो कि पूर्वी चंपारण की है। विभा कुमारी का नाम याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक HDI ये जारी करने के लिए कितने आयाम हैं? तो ये जारी करने के लिए 3 आयाम को उपयोग किया जाता है। HDI जो है ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है 1990 से ही। 3 आयामों पर आधारित है। पहला है स्वास्थ्य, एक है शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये मनाया जाएगा महिला किसान वर्ष के रूप में। 2026 महिला किसान वर्ष, यानी हमारा 2026 रहेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर। ये पहल किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका के द्वारा की गई थी। 2026 को FAO द्वारा भी एक वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, वो है रेजिलेंट्स एंड पेस्टोरलिट्स। नोवाक जोकोविच अपने करियर का 100 व ATP खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो सही आंसर है तीसरे, ऑप्शन सी। इससे पहले 2 खिलाड़ी ये कारनामा कर चुके हैं। पहले थे जिमी कॉर्नर्स और दूसरे थे रोजर फेडरर। तीसरे हैं नोवाक जोकोविच। ये तीसरे, जिमी कॉर्नर्स पहले और रोजर फेडरर दूसरे। 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? थीम पूछा जा रहा है। तो ये थीम था वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आपको यह बात जानना है कि 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ कहां था? तो ये हुआ था रियो डे जेनेरियो शहर में, ब्राजील में। और इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो AI मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये करती है ऑप्शन डी, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया जाता है AI रेडिनेस इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। देखते हैं। अस्मिता परियोजना शिक्षा मंत्रालय का है, ये भी सही है। प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय का है, ये भी सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन दूरसंचार विभाग भारत का है, ये गलत है। ये भी आपका शिक्षा मंत्रालय का ही है, शिक्षा मंत्रालय का ही है ये भी। उसके बाद नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना, ये सहकारिता मंत्रालय है, भारत सरकार के द्वारा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बीज पत्री पौधों, मोनोकोट पौधों में परागन की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसमें पवन परागन होता है, हवा के द्वारा। इससे पहले के प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं। एक बीजी पत्री पौधे में कौन कौन आते हैं? गेहूं, चावल, केला, ये सब आते हैं। तो इसमें पवन परागन होता है। अब इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न है कि कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है? तो कौन सा शुरू करता है? ऑप्शन सही है आपका अमाशय, स्टोमक, ऑप्शन बी करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुंह से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में पूरा होता है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो और भी हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। टेस्ट 2
इसके साथ साथ हम एडिटोरिया के भी टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।